अरेंज मैरिज वाली लव स्टोरी। आदित्य अपने दोस्तों से घिरा हुआ बैठा था। सभी नशे में थे और बदहोश हंस रहे थे। क्रीम कलर के सिल्क कुर्ते में आदित्य काफी मर्दाना लग रहे थे। महिलाएं अगले कमरे में सिमट कर बैठी थी। कुछ दहेज के बारे में गपशप कर रही थी और कुछ दिन के लिए निवृत्त होने से पहले अपने झुलसे हुए चेहरों अब पर नाइट लगभग क्रीम आधी लगा रात रही हो थी। चुकी थी। स्थानिक सामुदायिक हॉल में एक भव्य स्वागत समारोह के बाद आदित्य और उसकी नई दुल्हन अभी अभी घर वापस आए थे। लंबे समय तक खड़े रहने और मेहमानों का स्वागत करने, गालों पर मुस्कान देने और अनगिनत फोटो सेशन के लिए पोज देने से आदित्य पहले से ही थक चुके थे। अब वह बस अपने बिस्तर पर गिरना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त जो उसके साथ घर आए थे उसे जाने नहीं दिया। उन्होंने उसे बेरहमी से चिढ़ाया और बेशर्मी से उसकी टांग खींची, क्योंकि आज रात बहुप्रतीक्षित फर्स्ट नाइट थी। उसके सभी दोस्त अभी भी कुंवारे थे और वह पहली रात की संभावना से आदित्य से भी अधिक रोमांचित लग रहे थे। लगभग जैसे उसने उसके मन को पढ़ लिया हो। आदित्य की मौसी उसके बचाव में आई। इतनी देर हो चुकी है और तुम लड़के अभी भी दूसरी शादी में जाने के लिए काफ़ी ऊर्जावान दिखते हो। अब यह मजाक बंद करो आदित्य। कल सत्यनारायण पूजा है और बेहतर होगा कि तुम पंडित जी के आने से पहले उठ जाओ। चलो अब उठो, अपने कमरे में जाओ। वह तब तक वहीं खड़ी रही जब तक कि आखिरकार आदित्य अपनी सीट से उठकर उसके पीछे पीछे अपने कमरे तक नहीं चला गया। दोस्तों ने चिढ़ाते हुए चिल्लाया शुभकामनाएं और सोने के लिए जगह ढूंढने लगे। अपने कमरे के आधे रास्ते में मौसी अपने कमरे में चली गई और खिलखिलाती और खर्राटी लेती महिलाओं के समूह में शामिल हो गई। अपने कमरे से कुछ कदम की दूरी पर आदित्य को एक अजीब सी अनुभूति महसूस हुई। आज अपने ही कमरे में प्रवेश करते हुए कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। यह वास्तव में असहज महसूस हुआ। घबराहट से धड़कते दिल के साथ उसने शयन कक्षा का कमरा खोला। दुल्हन पलंग के कोने पर बैठी थी। उसने अपने क्रिस्टल कढ़ाई वाले भारी लहंगे को बदलकर लाल रेशम की साड़ी पहन ली थी। आदित्य ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया और बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, वह क्या कहे। यह सब कितना अजीब लग रहा था। लेकिन उसके पास अगली सुबह जवाब देने और जिज्ञासु आंखों में विजय मुस्कान लौटाने के लिए दोस्त थे। ज़्यादा सोचे बिना उसने लाइट बंद कर दी। अंधेरे में उसे एक आत्मविश्वास दिया जो रोशनी में नहीं था। बिस्तर की ओर बढ़ते हुए वह अपनी दुल्हन के पास पहुंचा। उसने उसके कंधे पकड़ लिए और उसे अपने करीब खींच लिया। दुल्हन एक मृत लाश से ज़्यादा कुछ नहीं थी। जब दुल्हन शांत पड़ी तो उसने उसकी साड़ी उतारना शुरू कर दी। उसने उसके माथे को चूमा, लेकिन दुल्हन ने शांत भाव से जवाब दिया। आदित्य उसे अपनी बाहों में भरने ही वाला था, तभी दुल्हन ने उसे धक्का दे दिया। आदित्य हैरान रह गया और अपमानित महसूस किया करने लगा। गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा और अधिकारपूर्वक उसे अपने पास खींच लिया। नई दुल्हन हिरनी की भांति भयभीत होकर चुपचाप सिसकने लगी। आदित्य को उसके आंसुओं से अपना सीना गीला होता हुआ महसूस हो रहा था, फिर भी उसने उसका पता लगाना जारी रखा। कृपया मुझे छोड़ दो, दुल्हन धीरे से चिल्लाई। आदित्य अचानक रुक गया। वह उसके ऊपर से लुढ़क गया। क्या उसने ये शब्द पहले कहीं सुने थे? उन शब्दों का उस पर इतना प्रभाव क्यों पड़ा? आदित्य ने बहुत सोचने की कोशिश की और उसे लगा कि देजावू की भावना उस पर हावी हो गई है। क्या ऐसा पहले भी हुआ था? फिर जैसे कि बाढ़ को रोकने वाले द्वार खुल गए हो, उस रात की याद उसे वापस आ गई। वह स्मृति जिसे उसने इस सबके भय से बचने के लिए इतने वर्षों तक अवरोध रखा था। एक छोटे लड़के के रूप में आदित्य अक्सर अपने पिता को उसकी माँ के साथ दुर्व्यवहार करते देखते थे। कभी कभी वह खाने की प्लेट फेंक देता था, वह उसे दे देती थी सिर्फ इसीलिए
कि उसे जो परोसा जा रहा था वह पसंद नहीं आया और कभी-कभी वह अपनी माँ को छोटी-छोटी बातों के लिए डाँट देता था, जैसे ज़ोर से हँसना। आदित्य के लिए यह एक सामान्य पुरुष व्यवहार था, जिसे उसने स्वीकार कर लिया था। समय के साथ हालाँकि जब भी उसके पिता उसकी माँ के साथ दुर्व्यवहार करते थे, तो वह अंदर तक काँप जाता था। लेकिन चुपचाप कमरे से बाहर जाने से पहले वह उन दोनों को अपने आप छोड़ देता था। फिर वो रातें भी थीं जब आदित्य गहरी नींद में अपनी माँ के पास लेटा होता, लेकिन वह अपनी माँ की धीमे स्वर में विरोध करने वाली धीमी बड़बड़ाहट से जाग जाता था। वह अपनी मुख माँ के चेहरे पर अपने पिता की भारी हांफने की आवाज़ सुनता था और घृणित इच्छा की आवाज़ आदित्य को पत्थर में बदल देती थी। वह बिस्तर पर बिना कोई अंग हिलाए सोने का नाटक करते हुए लेटा रहता। अगले दिन अपनी माँ को शर्मिंदगी से बचने के लिए आदित्य यथासंभव सामान्य व्यवहार करेगा। कुछ रातों में वह अपनी माँ को अपने पिता से यह कहते हुए सुनता था, मुझे मासिक धर्म आ रहा है। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ आधी रात को स्कूल में उसके पीरियड्स के बारे में क्यों बात करती थी, लेकिन सुबह वह चादरों पर खून के धब्बे देखता और सोचता कि यह वह कैसे आए। एक बच्चे के रूप में वह एक पुरुष और एक महिला के बीच के रिश्ते को नहीं समझते थे। ना ही उसे पता था कि उसकी माँ के साथ जो किया जा रहा था वह गलत था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि यह गलत है क्योंकि उसकी माँ उन रातों में से एक के बाद भी खुश नहीं दिखती थी। उन रातों में आदित्य को बहुत डर लगता था। उसने अपनी माँ को उसे अलग सोने के लिए मनाने की असफल कोशिश की थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि वह काफ़ी बूढ़ा है। बेचारी महिला अनजाने में अपने बेटे को बहुत बड़े खतरे में डाल रही थी, बहुत जल्द उसकी मासूमियत खोने का खतरा। हर रात आदित्य अपने बिस्तर पर बेचैनी से लेटा रहता था और अपने पिता के अपनी माँ के पास आने से पहले गहरी नींद में सो जाने की प्रार्थना करता था। लेकिन एक रात उसे नींद नहीं आई और उसकी माँ भी जाग रही थी और उसके पिता के घर आने का इंतज़ार कर रही थी। आदित्य को एक किताब पढ़ रहा था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। जब तक वह उठकर दरवाजे की ओर जाता, उसकी माँ दरवाज़ा खोल चुकी थी। आदित्य अपने पिता की आवाज़ सुन सकता था। वह उसकी माँ को डांट रहे थे और नशे में लग रहे थे। थोड़ी देर में उसने अपने पिता को शयन कक्ष में प्रवेश करते देखा, जहाँ आदित्य लेटा हुआ था। उसने उसे इतनी देर तक जागने के लिए डांटा। उसकी माँ एक गिलास पानी लेकर आई और अपने पति को दिया। आदित्य के पिता ने गुस्से में आकर गिलास फेंक दिया और बिना वजह उन्हें गालियां दी। आदित्य समझ गया कि उसके लिए किताब को दूर रखना और चुपचाप चादर के नीचे से खिसक जाना बेहतर होगा। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हुआ, उसने देखा कि उसके पिता उसकी माँ को अपनी ओर खींच रहे हैं। ठीक उसकी आंखों के सामने आदित्य को लगा कि उसके छोटे से हृदय में शर्म और क्रोध की लहर उमड़ पड़ी। इससे पहले कि वह अपनी आंखें झपकाए, उसके पिता ने उसकी माँ के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। उसकी माँ दर्द और घृणा से चिल्लाई, कृपया मुझे छोड़ दो। आप क्या कर रहे हो? आदि हमें देख रहा है, कम से कम उसकी मौजूदगी का तो लिहाज करो, वह तो बच्चा ही है, कृपया मुझे छोड़ दे। अचानक उसके पिता ने उसकी माँ को छोड़ दिया और आदित्य पर झपट पड़े। उसने उसकी बाह पकड़ ली और उसे अटैच बाथरूम में खींच ले गया। उसने आदित्य को फर्श पर पटक दिया और झट से दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया। आदित्य अंधेरे छोटे बाथरूम में फंसा हुआ था। वह हैरान रह गया और उसे समझ नहीं आया कि अब क्या होगा। उसका छोटा शरीर उसे मदद के लिए चिल्लाने की हिम्मत नहीं दे पा रहा था। कमरे में क्या हो रहा है यह सुनने के लिए वह खड़ा होने और दरवाजे के करीब जाने के में कामयाब रहा। बाथरूम की लकड़ी के दरवाजे के पास अपने कान लगाकर वह अपनी माँ के भीख मांगने, रोने और दर्द से कराहने की आवाज़ सुनता था। उसके पिता कभी-कभी उसे
गालियाँ देते थे और कभी-कभी बहुत देर तक चुप रहते थे। वह अक्सर अपनी माँ को कहते हुए सुनता था, कृपया मुझे छोड़ दो। आदित्य ने पूरी रात प्रार्थना करते, रोते और इंतज़ार करते हुए बिताई। वह अग्नि परीक्षा कई घंटों तक चली। कई घंटों तक उसे हांफने और सिसकने की आवाज़ आती रही। अचानक यह सब बहुत शांत हो गया। अब सुबह होने के करीब हो गई होगी। आदित्य को शीशे की खिड़की से आकाश में फैली हुई मंद नीली रोशनी दिखाई दे रही थी, मानो भगवान भी धीरे-धीरे अपनी आंखें खोल रहे हों। उस रात आदित्य को एक पल भी नींद नहीं आई। उसे सोने का नाटक नहीं करना पड़ा। सुबह उसने दरवाजे की कुंडी घुमाने की आवाज़ सुनी। वह अपने पिता के फिर से उस पर झपटने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन उसे राहत की बात यह थी कि वह उसकी माँ थी। वह पूरी तरह नीली और लाल थी। उसके बाल आंसुओं से उलझ गए थे। उसके गालों और गर्दन पर काटने के निशान थे, जैसे उसे पूरी रात गंदे दिखने वाले कीड़े ने चबाया हो। उसने आदित्य की ओर आँख उठाकर नहीं देखा। वह अब नहीं देख सकती थी। उसने बस उसे अपनी बाहों में ले लिया और बहुत धीरे से कहा, सब कुछ ठीक है, डरो मत। वे एक साथ बाथरूम से बाहर निकले। आदित्य ने देखा कि उसके पिता बिस्तर पर पेट के बल लेटे हुए हैं। वह जल्दी से कमरे से बाहर भाग गया ताकि वह जाग ना जाए। उस रात की यादों को मन में गहराइयों में दबाए हुए आदित्य उस दिन और आने वाले कई दिनों से गुजर गया, ठीक वैसे ही जैसे कोई शवों को जमीन में गाड़ देता है ताकि उसके अस्तित्व का कोई भी सबूत हमेशा के लिए मिट जाए। इस शादी की रात तक सारी यादें तेजी से वापस आ गई। उसकी पलायनवृत्ता ने आज उसका साथ छोड़ दिया। उसे छोड़कर उसकी नई दुल्हन की तरह असुरक्षित। वह किसी का शारीरिक शोषण उस तरह नहीं कर सकता जिस तरह वर्षों पहले उसका मानसिक शोषण किया गया था। वह धीरे-धीरे अपनी पत्नी के पास गया और उसे गले लगा लिया। उसके कान में फुसफुसाया, मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जो तुम्हें पसंद ना हो। कृपया मुझे माफ़ करें। दुल्हन धीरे-धीरे अपने पति की गहरी बाहों में डूब गई। कोई शब्द नहीं कहा और दोनों ऐसे ही पड़े रहे जब तक सुबह किसी ने दरवाज़ा खटखटाया नहीं। आदित्य धीरे-धीरे बिस्तर से उठा और दबे पाँव कमरे से बाहर चला गया, अपनी सोती हुई पत्नी को छोड़कर, जो शांत और आनंदित दिख रही थी। जब उसके एक दोस्त ने शरारत से उन्हें कोहनी मार कर पूछा, तो कैसा रहा? उन्होंने व्यापक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सब कुछ सुंदर था। हम एक हो गए